बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कि बैलेंस कैसे करें। तो सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन है FeH2O, मतलब आयरन और वाटर का जो है रिएक्शन हो रहा है और इससे आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन रहा है Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस। सेम जैसा कि रस्टिंग में बताया था, आयरन और वाटर के रिएक्शन से आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन जा रहा है यहाँ पे। तो इसका बैलेंसिंग देखेंगे क्योंकि ये इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है। इधर जो देखेंगे Fe एक ही है, इधर Fe 3 है। तो इसकी बैलेंसिंग देखेंगे, ये एक प्रॉपर तरीके से स्टेप वाइज बैलेंसिंग कैसे करें। तो बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले स्टेप 1 में टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। मतलब कि सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इस केमिकल इक्वेशन को बॉक्सेस में लिख लेंगे, एक एक फार्मूला को। जैसे Fe, तो Fe को एक बॉक्स में लिख लेंगे, H2O तो H2O को प्लस लगा के एक बॉक्स में लिख लेंगे, एरो देके जो प्रोडक्ट के साइड में है तो Fe3O4, तो Fe3O4 को एक अलग बॉक्स में लिख लेंगे प्लस H2 को एक अलग बॉक्स में लिख लेंगे। मतलब बॉक्स लगाने से ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये अलग जो है कि फॉर्मूला में है, मतलब इसके साथ नहीं है। जैसे कि Fe3O4 प्लस H2, तो कौन सा पहले लिखना है, तो बॉक्स लगा लेने से आपको अलग अलग पता चल जाएगा कि Fe3O4 ही सिर्फ एक साथ है, H2 अलग है, यहाँ H2O और Fe अलग अलग है। तो ये प्रॉपर तरीका है। तो सबसे पहले बॉक्स में लिखें, फिर स्टेप 2 में क्या करें, जैसा कि ऊपर हमने लिखा था तो वहीं एक बॉक्स बना लें जिसमें कि 3 कॉलम्स रखें और सबसे फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट्स लिख लें कौन कौन से हैं। तो जैसे कि पता है आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 ही एलिमेंट है, तो आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों लिख लिया हमने। फिर अगले बॉक्स में नंबर ऑफ़ एटम्स इन रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ़ एटम्स इन प्रोडक्ट, यह लिख लें और इनकी काउंटिंग करके लिख लें कितने हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि आयरन जो है रिएक्टेंट की साइड में एक ही है, तो नंबर ऑफ़ एटम इसका 1 लिख दिया हमने, और नंबर ऑफ़ आयरन एटम ऑन द साइड ऑफ RHS, राइट हैंड साइड, तो Fe जो है 3 है, 3 एटम इसके हैं, तो 3 हमने लिख दिया यहाँ पे। और उसके बाद जो है अगला जो है हाइड्रोजन को देखते हैं कितना एटम्स हैं रिएक्टेंट के साइड में, तो H2 मतलब 2 एटम है, तो यहाँ पे 2 हमने लिख दिया। प्रोडक्ट के साइड में भी देखेंगे तो 2 ही एटम है, तो हमने 2 लिख दिया। फिर रिएक्टेंट्स के साइड में ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन H2O के साथ जो लगा हुआ है एक ही ऑक्सीजन है, 1 एटम इसका है, तो 1 लिख दिया। और प्रोडक्ट की साइड में Fe3O4 के साथ 4 ऑक्सीजन है, तो 4 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखेंगे केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है। तो केमिकल इक्वेशन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अनबैलेंस्ड है, जो नंबर ऑफ़ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का इक्वल नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन का नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल है और आयरन और ऑक्सीजन अलग अलग है। तो इसकी बैलेंसिंग नेक्स्ट स्टेप में स्टार्ट करेंगे, मतलब थर्ड स्टेप में कैसे करेंगे। सेकेंड स्टेप तक तो ऐसे कर लिए, यहाँ तक हमने नंबर ऑफ़ एटम्स देख लिया रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के साइड में कौन से। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा उस स्टेप में देखेंगे कि नंबर ऑफ़ एटम्स अनबैलेंस्ड हैं, तो कौन सा जो फॉर्मूला है जिसमें कि नंबर ऑफ़ एटम्स सबसे ज़्यादा हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे तो Fe3O4 में नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा हैं, इसमें भी ऑक्सीजन का जो एटम्स है सबसे ज़्यादा, यानी 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं कि प्रोडक्ट के साइड में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साइड में, दोनों साइड में देखेंगे नंबर ऑफ़ एटम्स किसके ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन के ही दिखाई पड़ेंगे, यानी 4 हैं और किसी के 4 तो है नहीं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में। और बता भी रखा है यहीं पे, इट इज़ ऑफ्टन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग with the compound that contains a maximum number of atoms. It may be a reactant or a product, मतलब reactant product कोई भी हो सकता है, बस maximum number of atoms उसके पास होने चाहिए। In that compound select the element
which has the maximum number of atoms using this criterion. We select Fe3O4 and the element oxygen in it. मतलब Fe3O4 में ऑक्सीजन को हमने सेलेक्ट किया. There are 4 oxygen atoms on the RHS side and only 1 on the left hand side. To balance the oxygen atoms, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि प्रोडक्ट के साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने थे, 4 थे, तो 4 लिख लिया, और रिएक्टेंट के साइड में 1 था तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो 4 से दोनों साइड 4 ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसा कि अगर ये 4 को हम कंसीडर ना करें, 4 को भूल जाएं, तो यही हमारे पास जो था इक्वेशन था H2O के पहले अगर 4 कंसीडर ना करें तो हमारे पास इक्वेशन जो था कुछ यही था, Fe प्लस H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2. तो इसके साइड में ऑक्सीजन को हमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है. तो ऑक्सीजन किसके साथ है, H2O के साथ है. तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं सिर्फ ऑक्सीजन को ही 4 से मल्टीप्लाई करें. अब जो ये एक साथ है H2O, तो पूरे को ही मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी बॉक्स को मल्टीप्लाई करेंगे. इसीलिए मैं बॉक्स में करवाया था, और जो स्टेप भी है उसमें भी फर्स्ट स्टेप में बॉक्स में करने बता रखा है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, सिर्फ ऑक्सीजन को ही मल्टीप्लाई ना करो, या फिर H2 और ऑक्सीजन में 4 ना लगा दो, H2O4 ना लिख दो, ऐसा नहीं करो, पूरी बॉक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसलिए जो स्टेप 1 था उसी में आपको सिखा दिया था कि बॉक्स में सबको पहले कर लेना है. तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें बता भी रखा है, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इस मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नॉट अल्टर द फार्मूला को हम चेंज नहीं कर सकते ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, टू बैलेंस एटम्स वी कैन पुट कोफिशिएंट 4 as 4H2O, नॉट एज H2O4 और H2O4. नाउ द पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन, मतलब जो पार्शियल सिर्फ ऑक्सीजन की बैलेंसिंग में भी हुई है. तो पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आ गया, Fe प्लस 4H2O और प्रोडक्ट की साइड में Fe3O4 प्लस H2. अब जो क्या करेंगे, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, Fe और मतलब आयरन और हाइड्रोजन एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस, पिक एनी ऑफ दिस टू प्रोसीड फर्दर, मतलब दोनों में से कोई एक कंसीडर करें. और जैसा कि यहाँ पे क्या हाइड्रोजन को सबसे पहले कंसीडर किया है, तो हाइड्रोजन को फिर से यहाँ पे देखा है नंबर ऑफ एटम्स कितने हाइड्रोजन के, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो 4H2, मतलब 4 × 2 8 हाइड्रोजन के एटम है, और राइट हैंड साइड पे कितने हैं, H2, सिर्फ 2 ही एटम है हाइड्रोजन के. तो इसको बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा H2 को, पूरी बॉक्स ही मल्टीप्लाई होगी H2 की, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसा कि इस स्टेप में वही बता रखा कि टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट्स के साइड में कितने हैं, 8 है, 4H2 है, तो 4 × 2 8 है, तो इसको भी H2 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, Fe प्लस 4H2O और प्रोडक्ट के साइड में Fe3O4 प्लस 4H2O, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया. अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है फुल्ली बैलेंस्ड हो गया. अब जो है सिर्फ क्या बचा है हमारे पास, आयरन को बैलेंस करना बचा है. नेक्स्ट स्टेप में एग्जामाइन द एबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट्स. जो थर्ड एलिमेंट यानी आयरन बच गया, विच इज़ नॉट बैलेंस्ड, you find that only one element is left to be balanced, that is iron. तो आयरन को बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन में सबसे पहले क्या देखेंगे, राइट हैंड साइड में कितने हैं और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं. राइट हैंड साइड में आयरन के कितने एटम है, सिर्फ एक, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड में एक है, और प्रोडक्ट के साइड में यानी राइट हैंड साइड में कितने, 3. तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फॉर्मूला में भी कोई अल्टर नहीं होगा, क्योंकि आयरन जो है अकेला ही है बॉक्स में, और बैलेंस भी हो जाएगा. तो क्या इसके लिए हम क्या करेंगे, टू बैलेंस आयरन वी मल्टीप्लाई आयरन बाई 3 इन द साइड ऑफ रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट के साइड में 3 तो ऑलरेडी है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
3Fe प्लस 4H2O और एरो हेडेड टुवर्ड्स प्रोडक्ट Fe3O4 प्लस 4H2। तो ये जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। तो फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस इक्वेशन वी काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड इक्वेशन। तो फाइनली हम चेक करने के लिए काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो आयरन के 3 है, रिएक्टेंट्स के साइड में, प्रोडक्ट के साइड में भी 3 है। अब जो है हाइड्रोजन के देखें तो हाइड्रोजन के भी रिएक्टेंट के साइड में आपका 4H2 मतलब 8 है और प्रोडक्ट के साइड में 4H2 यानी इधर भी 8 है। ऑक्सीजन का 4O और यहाँ पे O4, 4 हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपका ये हो गया। यहाँ पे आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के साइड में सेम हो गए। बट ये कंप्लीट इक्वेशन कब तक नहीं कहलाएगा, जब तक कि इसमें ये नहीं बता रखा हो कि कौन सॉलिड है, कौन गैस है, कौन एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस मतलब जो वाटर में सोलूबल हो और प्रेजेंट हो उसमें, वाटर में ही प्रेजेंट हो तो उसको एक्वस बोलेंगे। और यहाँ पे जो बता रखा है लिख के, यही बता रखा है कि ये कौन सा मेथड था जो हमने अभी अप्लाई किया है, वो जो था हीट एंड ट्रायल मेथड इसको कहते हैं, जिसमें नंबर हम ट्रायल्स किए और बैलेंस किए केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, अब जो लास्ट स्टेप जो कि मैं बता रहा था कि वो जो केमिकल इक्वेशन तो बैलेंस हो गया, बट उसमें गैस कौन सा है, सॉलिड कौन सा है, एक्वस कौन सा है, आपको पता नहीं चल रहा। तो इसमें ही बता रखा है लास्ट स्टेप में, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट केयरफुली एग्जामाइन दैट एबव बैलेंस इक्वेशन डज दिस इक्वेशन टेल अस अबाउट एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं बता रहा है, ना ही प्रोडक्ट और ना ही रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट के बारे में बता रहा है। To make chemical equation more informative, the physical state of the reactant and products are mentioned along with their chemical formula। उनका जो केमिकल स्टेट है वो मेंशन किया जाएगा। गैस का G से डिनोट किया जाएगा, लिक्विड स्टेट का L से और एक्वस का AQ से, सॉलिड का S से। और द वर्ड एक्वस AQ is written if the reactant or product present in the solution of water। Now the balanced chemical equation will be 3Fe, Fe क्या है, सॉलिड है, प्लस 4H2O, H2O गैसियस स्टेट में, यानी वेपर के फॉर्म में, तो उसके लिए G लिख दिया है गैसियस स्टेट में। और Fe3O4 ये जो है आयरन ऑक्साइड, ये भी सॉलिड है, और H2 क्या है, गैस है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक्वस जो नहीं लिखा है तो यहाँ पे वेपर की बात हो रही है। एक्वस कब लिखा जाएगा, जबकि कोई भी एक मेटल होगा, जैसे आयरन होता और ये वाटर में प्रेजेंट होता, इसके साथ इंटू 5H2O या फिर 7H2O होता, तो यहाँ पे एक्वस लिखा था। तो